बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, अभी हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बगैर किसी ताहीर के हम 1.1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैट्रिक्स क्या चीज होती है। जब आपको मैट्रिक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा तो बड़ी आसानी होगी आपको सब क्वेश्चन के समझने में। तो आइए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने आपके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई है, इसको रो बोलते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन लगाई है इसको रो बोलते हैं। और ये मैंने आपके सामने एक वर्टिकल लाइन लगाई, इसको आप कॉलम बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। तो आपने देखा ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको आप रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो रोस और कॉलम की फॉर्मेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको आप बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैं आपके सामने रोज और कॉलम्स को एक मैट्रिक्स के अंदर इंगेज करता हूं, एक सेट करता हूं ताकि आपको मैट्रिक्स की ठीक से समझ आ सके। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं जो मैट्रिक्स है उसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के बिटवीन लिखते हैं, ठीक। अब ये मैंने आपके सामने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा ली, इसके अंदर ये मैंने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हैं जिन्हें हम रोज बोलेंगे। अभी मैं आपके सामने वर्टिकल लाइन भी लगाऊंगा जिन्हें हम कॉलम बोलेंगे। ये आपके सामने मैंने कॉलम लिख दी। आपने देखा कि रोस और कॉलम के फॉर्मेशन से जो रिजल्ट गेन होगा वो कहलाएगा मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैट्रिक्स के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड जो है वो बताना चाहता हूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स ज़हन में रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने का जो मेथड है वो है R by C, मींस रो बाय कॉलम। ये ऑर्डर क्या चीज है आपको फाइंड आउट करना होता है कि एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को स्पेशली ये बताना चाहता हूं कि हर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होता, यानी हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट होंगे और ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने होंगे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, जब भी आपको रोज को चेक करना होगा आप उसको हॉरिजेंटली चेक करेंगे और जब भी आपको कॉलम्स को चेक करना होगा कि एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं तो आप उसे वर्टिकली चेक करेंगे। आइए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं A 1 2 3 4। आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे जरूरी है आपको पता होना नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैं आपके सामने इस मैट्रिक्स के अंदर लाइंस लगाऊंगा, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी, ताकि आपको रोज और कॉलम्स फाइंड करने आ जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया जो रोज हैं उन्हें हम हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपके सामने हॉरिजेंटली लाइन लगाता हूं। ये देखिएगा, ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन लगाई, इसको हम R1 बोलेंगे और ये मैंने आपके सामने एक और हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसको आप R2 बोलेंगे। सादा लफ्जों में बताऊं तो इसमें रोज की तादाद, नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि कॉलम्स को आपको वर्टिकली चेक करना है, तो मैं आपके सामने इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ वर्टिकल लाइंस भी लगाता हूं। जैसे आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कॉलम होगा, इसको हम C1 लिखेंगे
और ये इसका सेकंड कॉलम होगा, इसको आप C2 लिखेंगे। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 2 है। तो जैसे आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो रो बाय कॉलम है, रो बाय कॉलम है। तो इसका ऑर्डर आपको लिखना होगा। इसका ऑर्डर लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मेथड होगा जी R बाय C। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो आपने देखा वो भी कितने हैं, 2। सो इसका ऑर्डर बना 2 बाय 2। 2 बाय 2 मींस रोज इसमें 2 हैं और कॉलम्स इसमें 2 हैं। तो इस तरह आपको फर्दर क्वेश्चंस में ऑर्डर फाइंड करना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले रोज को स्पेसिफाई करना होगा, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कॉलम्स को स्पेसिफाई करना होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। फिर आप प्रॉपर इसका मेथड लिखेंगे और नंबर ऑफ रोज और कॉलम लिखकर इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 1.1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो लिख दिया। इसका आपको अब ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल समझी थी कि ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपने रोज और कॉलम्स चेक करनी, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने हॉरिजेंटली जो है वो रोज चेक करनी है और वर्टिकली जो है वो कॉलम चेक करना है। तो मैं आपके सामने इसका मेथड लिखता हूं, फार्मूला, जिसको आप सादे लफ्जों में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपने देखा इसका मेथड होगा रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। बिल्कुल आप ठीक बता रहे हैं सब स्टूडेंट्स। अब आपने जैसे कि एग्जाम्पल को समझ लिया है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो चुका है पहले से, और आपको समझ भी आ रही है इसमें कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। फिर भी हम आपको दोबारा इसको समझाते हैं ताकि आपको मेरी बात की और ज्यादा अच्छी समझ आ जाए। तो अब हॉरिजेंटली रोज चेक करेंगे। आप देख रहे हैं ये हॉरिजेंटल, इसको आप R1 बोलेंगे, ये लाइन आप लगाएंगे, इसको R2 बोलेंगे। सेकेंड हॉरिजेंटल लाइन आपने लगा दी। अब कॉलम्स चेक करने के लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसका C1 होगा, यानी फर्स्ट कॉलम होगा, और ये इसका सेकंड कॉलम होगा, जिसको आप C2 लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने लिखना है जी नंबर ऑफ रोज कितनी, तो आप यहां पे लिखेंगे रो। तो आपने देखा इसमें रो कितनी है, 1 2, इसमें आपने रोज लिख ली। उसके बाद फिर आपको कॉलम लिखने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जैसे आपने देखा कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो जैसे आपने रोज की तादाद भी फाइंड कर ली, कॉलम्स की तादाद भी फाइंड कर ली। अब आपको इसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज रो बाय सी। तो नंबर ऑफ रोज है आपके पास 2 और नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास 2। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 बाय 2। तो यकीनन आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट आप लोग देख रहे हैं, 2305। अगर आप इस क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन के साथ मैच करें तो जस्ट इसकी वैल्यूज का डिफरेंस, अदरवाइज इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपको सिमिलर नजर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि हमने नंबर ऑफ रोज जो थी वो हॉरिजेंटली चेक की और नंबर ऑफ कॉलम वर्टिकल चेक किए। तो इस क्वेश्चन में भी हम नंबर ऑफ रोज जो है हॉरिजेंटली और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो वर्टिकल चेक करेंगे। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट जान चुके हैं, समझ चुके हैं, दोबारा हम इसको कोशिश करते हैं ताकि आपको मेरी बात की और पहले से ज्यादा समझ आ जाए। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी।
तो फिर उस तरह ही जैसे आपने पहले हॉरिजेंटली रोज को चेक किया, उसी तरह हम दोबारा रोज को चेक करेंगे। ये लाइंस जो हम हॉरिजेंटली लगाते हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाते हैं, आपने बोर्ड के पेपर में इसको लाइंस लगाकर नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। आइए तो हम हॉरिजेंटल लाइंस लगाते हैं, ये R1 होगी और ये मैंने आपके सामने दूसरी हॉरिजेंटल लाइन लगाई, इसको आप R2 बोलेंगे। अब मैं आपके सामने वर्टिकल लाइंस लगाता हूं कॉलम्स फाइंड करने के लिए, तो ये देखिएगा ये मैंने आपके सामने एक लाइन लगाई वर्टिकल, इसको हम C1 बोलेंगे, और ये मैंने आपके सामने सेकंड वर्टिकल लाइन लगाई जिसको आप C2 बोलेंगे। तो जैसे आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा वो है रो बाय कॉलम, तो रो बाय कॉलम इसका फार्मूला होगा। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, जैसे कि आप पहले से फाइंड कर चुके हैं, नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी आपने देख लिया, 2 है। तो फिर इसका ऑर्डर क्या बना, 2 बाय 2। तो ये इसका बेटे ऑर्डर होगा, नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर 2 बाय 2 बनेगा। यकीनन आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छी सी समझ आ गई होगी। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका थर्ड पार्ट है C वाला, उसकी वैल्यूज है आपके पास 2, 4। आपने देखा कि ये दोनों मैट्रिसेस जो थे इनका रोज और कॉलम आपको सेम लग रही थी। जैसे इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपने देखा, इसमें भी रोज 2 है, इसमें भी रो 2 है, इसमें भी कॉलम 2 है, तो इसमें भी कॉलम 2 है। तो अब आप इस पार्ट को देखें तो ये आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद कुछ डिफरेंट है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हर मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की क्वांटिटी, इनकी तादाद, इनका ऑर्डर एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो हमें हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको यहां पे लिखना होगा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C। तो मेथड जैसे कि आपको पहले से समझ आ चुका है, रो बाय कॉलम। आपने इस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम्स को फाइंड करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, रोज को चेक करने के लिए आप हॉरिजेंटली चेक करेंगे और कॉलम को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, इसमें रोज और कॉलम कितने। तो आप देख रहे हैं मैं आपके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन लगा रहा हूं, तो आपने देखा इसमें तो एक रो ही बनी। अब आप वर्टिकल लाइंस लगाकर देखते हैं, क्योंकि इसमें और हॉरिजेंटल लाइन नहीं लग सकती, तो सेकंड स्टेप होगा हमारा वर्टिकल लाइन लगाकर कॉलम्स को चेक करना। जैसे आप देख रहे हैं ये C1 होगा, जैसे आप ये देख रहे हैं ये C2 होगा। तो आपने देखा इसमें रो 1 है और कॉलम आपके पास कितने हैं, 2। तो मैं आपके सामने नंबर ऑफ रोज लिखूंगा, जैसे कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे 1। और मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो यकीनन आप सभी स्टूडेंट्स यही बताएंगे कि इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है। तो देखा आपने रोज और कॉलम्स को फाइंड आउट कर लिया। अब आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर है R बाय C, तो इसमें नंबर ऑफ रोज है आपके पास 1 और नंबर ऑफ कॉलम है आपके पास 2। सो इसका ऑर्डर क्या कहलाया, 1 बाय 2। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि हर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होंगे। आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन के अंदर ही 2 रोज हो 2 कॉलम हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट है 406। इसमें बेटे इसमें भी आपने ऑर्डर ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने। तो जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया हो, पहले से ही हो चुका है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D, उसका मेथड होगा जी रो बाय कॉलम। आपको रोज भी फाइंड करनी होगी और कॉलम्स भी फाइंड करने होंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं रोज को हम हॉरिजेंटली चेक करते हैं और कॉलम्स को वर्टिकली चेक करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में भी किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी किया, इन्हीं चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन D पार्ट के अंदर। तो आइए सबसे पहले आप नंबर ऑफ रोज देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमेशा आपने पहले रोज को ही देखना है। उसकी वजह क्या है कि जो आपके पास मेथड है, जो फार्मूला है, उसमें आपको पहले रोज चाहिए, तो आपने रोज को ही पहले चेक करना है, कॉलम को पहले चेक नहीं करना। तो आइए पहले रोज को देखते हैं। ये देखिए
ये मैंने आपके सामने फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसको आप R1 बोलेंगे। ये मैंने आपके सामने सेकंड हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसको आप R2 बोलेंगे। ये मैंने आपके सामने थर्ड हॉरिजेंटल लाइन लगाई जिसको आप R3 बोलेंगे। सादा लफ्ज़ में कहूं तो आपके पास रोज की तादाद कितनी है, तो जवाब होगा यकीनन 3। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से समझ आ चुका है क्वेश्चन कि इसके अंदर रोज कितनी है, और आप सभी स्टूडेंट्स को इस बात का पहले से पता चल चुका है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो मैं आपके सामने वर्टिकल लाइंस लगा के बताता हूं जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, उसको हम चेक करना चाहते हैं आया वैसा ही है या थोड़ा डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं। मैंने आपके सामने एक वर्टिकल लाइन लगाई, तो इसके अंदर आपने देखा कि एक ही कॉलम है। जैसे आप सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि इसके अंदर 3 रोज होंगी और कॉलम इसके अंदर जो है वो एक ही होगा, तो यकीनन आप सभी स्टूडेंट्स ने ठीक फैसला किया कि इसके अंदर 3 रोज होंगी और एक कॉलम होगा। तो बेटे इसमें नंबर ऑफ रोज 3 होंगे, नंबर ऑफ कॉलम इसके अंदर 1 होगा। इसका ऑर्डर जो है वो रो बाय कॉलम है, तो आप उसको लिखेंगे 3 रोज 1 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या होगा 3 बाय 1। ठीक हो गया जी। तो आपने देखा कि मैंने इन चारों क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर फाइंड करना सिखाया। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो आपको फाइंड करने सिखाए। रोज को आपने मैंने जैसे पहले बताया हॉरिजेंटली चेक करना है, कॉलम्स को वर्टिकल चेक करना है। पहले रोज को चेक करना है, बाद में कॉलम्स को चेक करना है। जितनी रोज होंगे जितने कॉलम्स होंगे मिला के आप लिखेंगे, वो इसका ऑर्डर कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे स्टूडेंट्स हम चलते हैं जी। आप देख रहे हैं कि मैंने आपके सामने इसका ई पार्ट भी लिख लिया, और इसमें भी आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने होंगे। तो जैसे आपने देखा हम वर्टिकली जो है वो कॉलम्स चेक करेंगे और हॉरिजेंटली जो है वो रोज चेक करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स पहले से इसको जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मैं दोबारा आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, तो इसका फार्मूला क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इसका फार्मूला क्या होगा, R बाय C। यानी आपने इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करना है, फाइंड करना। तो आइए सबसे पहले हम हॉरिजेंटल लाइंस लगाकर रोज को फाइंड करते हैं। दिस इज फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन R1, दिस इज सेकंड हॉरिजेंटल लाइन R2, दिस इज थर्ड हॉरिजेंटल लाइन R3। यानी इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हैं, 3। नंबर ऑफ रोज आपके पास 3 आ गए। नंबर ऑफ कॉलम आपको फाइंड करना है, तो हम वर्टिकल लाइंस जो है वो लगाकर देखेंगे इसमें कितनी लाइंस बनेंगी। तो आप देखिएगा, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन लगाई, इसको C1 बोलेंगे। ये सेकंड वर्टिकल लाइन लगाई, इसको C2 बोलेंगे। तो आपने देखा इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, तो मैं आपके सामने दोबारा लिखूंगा कि इसके अंदर 2 कॉलम है। अब आपने रोज भी फाइंड कर ली, कॉलम्स भी फाइंड कर लिए, तो अब आप क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लिख देंगे। इसका ऑर्डर क्या होगा, रो बाय कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज आपके पास है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास कितने हैं, 2। तो फिर इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इसमें हमने रोज को हॉरिजेंटली चेक किया, कॉलम्स को वर्टिकल चेक किया। तो आपने देखा इसमें 3 रोज आई, 2 कॉलम्स आए, तो इसका ऑर्डर जो है 3 बाय 2 बना। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऑर्डर भी चेंज होते जा रहे हैं। जैसे आपने देखा फर्स्ट 2 पार्ट का ऑर्डर सेम था, बट जो ही आपने थर्ड पार्ट किया तो ऑर्डर चेंज हो गया, फोर्थ में भी चेंज हो गया। जैसे आप इसको भी देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी ऑर्डर क्या है, इसका चेंज है। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। देखिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट है F और 2 2। तो जैसे आपने देखा है कि इसका ऑर्डर है, इसका क्वेश्चन है 2। अब इसमें आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है फाइंड करने। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स समझ चुके हैं कि आपने हॉरिजेंटल रो बना चेक करनी है और वर्टिकल आपने कॉलम चेक करने। तो मैं आपके सामने दोबारा एक दफा हॉरिजेंटल लाइन लगाता हूं, इसको आप R1 बोलेंगे, और एक दफा दोबारा वर्टिकल लाइन लगाता हूं, इसको आप C1 बोलेंगे। तो जैसे आपने इसका फार्मूला सबसे पहले लिखना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F, तो फार्मूला होगा R बाय C। तो आपने देखा इसका जो मेथड है, जो फार्मूला है वो R बाय C है।
तो आपने नंबर ऑफ रोज भी फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ कॉलम भी फाइंड कर लिए। जैसे आपने रो की क्वांटिटी फाइंड कर ली है कि वो 1 है, और कॉलम की क्वांटिटी भी फाइंड कर ली जो कि 1 है। तो आपने देखा इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 बाय 1। तो आपने देखा कि इसमें एक रो है, एक कॉलम है, तो इसको आप इसका ऑर्डर जो होगा वो 1 बाय 1 बनेगा। और जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अब जो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते जा रहे हैं तो इनका ऑर्डर जो है वो स्टेप बाय स्टेप चेंज होता जा रहा है। जैसे आप इन दोनों का देखें तो इसका ऑर्डर 3 बाय 2 है और इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इन किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं होता, इनमें वेरिएशन होती रहती। नेक्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं स्टूडेंट्स। जी, तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि मैंने आपके सामने नेक्स्ट पार्ट भी जो है वो लिख लिया। इसका भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर फाइंड करने का जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं वही तरीकाकार होगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपने चेक करनी। एक मैट्रिक्स में कितनी रोज है, कितने कॉलम है, उन्हें आपने चेक करना है। तो जैसे आपको थोड़ी इसके बारे में समझ आ चुकी है कि रोज चेक करने के लिए हम हॉरिजेंटल लाइंस लगाते हैं और कॉलम्स को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन लगाते हैं। तो इसी तरह ही हम इस क्वेश्चन के अंदर अब बगैर लाइन लगाए जो है वो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो मैं आपके सामने इसका ऑर्डर लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी वो होगा R बाय C। तो जैसे मैं आपको सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि रोज और कॉलम्स, अब हम जैसे आप इन क्वेश्चंस में लाइंस लगाते रहे, इस क्वेश्चन में बगैर लाइन लगाए जो है हम रोज और कॉलम जो है वो फाइंड करेंगे। देखिए, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा स्टूडेंट्स देखिएगा, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो इसमें आपने देखा रोज की तादाद कितनी है, 3। अब आपने कॉलम्स को चेक करना है। तो दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। रिपीट करता हूं, दोबारा देखिएगा, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम। तो आपने देखा इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है, 3। तो जैसे आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी वो क्या होगा, R बाय C, यानी रो बाय कॉलम। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं जी, 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी क्या कहलाएगा, 3 बाय 3। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने पहले क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर फाइंड करना सीखा। एक मैट्रिक्स के अंदर रोज कैसे फाइंड की जाती हैं, कॉलम्स कैसे फाइंड किया जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक्सरसाइज के अंदर ये जो ऑर्डर है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिन स्टूडेंट्स को अभी समझ आ चुकी है, जिन स्टूडेंट्स को समझ आ गई है, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि वो फर्दर किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो आसानी से फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको सवाल ही पढ़कर बताता हूं। फाइंड द मैट्रिसेस हु आर इक्वल। आपने बताना कौन सी मैट्रिसेस हैं जो आपस में इक्वल होंगी। जैसे आपने सुना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, उसमें रोज और कॉलम फाइंड करते हैं, तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, फॉर इक्वल मैट्रिसेस आपको 2 चीजों की जरूरत होगी। फॉर इक्वल मैट्रिक्स 2 चीजों की स्टूडेंट्स आपको जरूरत होगी। फर्स्ट जो है वो मैं आपको बताने लगा हूं कि इसके अंदर ऑर्डर जो है सेम होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सेम होगा, ऑर्डर इज सेम। सेकंड जो आप देख रहे हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। 2 चीजें स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। एक मैंने बताया कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा मैंने बताया इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। दोनों कंडीशन होंगी फिर इक्वल मैट्रिसेस होंगे। अगर फॉर एग्जांपल इनका ऑर्डर सेम होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं होती, तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होती हैं और ऑर्डर में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तब भी जो है ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होगी। दोनों कंडीशन का होना जरूरी है, ऑर्डर का भी सेम होना जरूरी है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का भी सेम होना जरूरी है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। अब देखिएगा, एक मैट्रिक्स है A, इसमें हम लिख लेते हैं 2। एक और मैट्रिक्स है, उसका नाम हम D रख लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं 2। अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा, तो यकीनन आपका जवाब यही होगा कि इसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है। तो अगर आप देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, तो वो होगा रो बाय कॉलम, मींस 1 बाय 1। हमने देखा इसका ऑर्डर आ गया है 1 बाय 1। इसी तरह आप दूसरी मैट्रिक्स को भी देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स D, तो R बाय C। आपने देखा रो और कॉलम। तो सबसे पहले आपने देखा इसमें कितनी रोज है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 1 होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो आपके पास 1 होंगे। तो इस तरह इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 बाय 1। अगर आप जो कंडीशंस मैंने लिखी है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। जैसे आपने देखा ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स D है। अगर देखा जाए तो दोनों मैट्रिसेस के नाम डिफरेंट है, बट इक्वालिटी के लिए, इनके बराबर होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी था। वो फर्स्ट थिंग आपने पढ़ी थी कि इनका ऑर्डर सेम होगा, सेकंड थिंग आपने पढ़ी थी इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होगी। तो आपने देखा इन दोनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है और इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो यू कैन से दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल मैट्रिक्स B। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस का सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और किन मैट्रिसेस का प्लस ये मैं कहना चाहता हूं, किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है प्लस किन मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। जिनकी ऑर्डर, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर और जिन मैट्रिसेस की करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होंगी वो इक्वल होंगी। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया था कि आपने मैट्रिसेस को बताना है कि विच मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वालिटी के लिए मैंने 2 कंडीशन आपको बताई थी। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होना जरूरी है। तो मैं आपके सामने मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, हम इन सभी क्वेश्चंस का ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड करने के बाद आप चेक करेंगे किन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है प्लस उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। तो आइए सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। ऑर्डर फाइंड करने की प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में हम स्टूडेंट्स फाइंड कर चुके हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि हम डायरेक्ट इनका ऑर्डर लिखेंगे। जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से समझ आ चुकी है कि हम हॉरिजेंटली रो चेक करते हैं और वर्टिकली कॉलम चेक करते हैं। अब जैसे मैं आपसे पूछूं इसमें रोज कितनी है, तो यकीनन आपका जवाब होगा 1। और मैं आपसे पूछूं इसमें कॉलम कितने हैं, तो यकीनन आपका जवाब होगा 1। तो आपने देखा इस मैट्रिक्स में एक रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे जी, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो आपने देखा इसमें एक रो है एक कॉलम है, तो 1 बाय 1। आपने देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो क्या है, 1। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर एक रो है, जैसे आप देख रहे हैं एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2। दोबारा देखिएगा इसमें रोज कितनी है, 1 और कॉलम कितने हैं, 1 2। तो जैसे आपने देखा इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 है। तो जैसे आपने देखा इसका ऑर्डर जो है,
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी 1/2, रो बाय कॉलम्स मींस 1/2। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख रहे हैं इसके अंदर माइनस है, इसको पहले आपने सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो पहले आप उन्हें सॉल्व करेंगे, देन आप उनका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो आइए, इसमें आप देख रहे हैं कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है यानी माइनस है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आप इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये माइनस करना आता है माशाल्लाह। तो 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो यू नो 3 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स याद रहे, आपने जब तक इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व नहीं करना, इसका ऑर्डर फाइंड नहीं करना, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करना है ऐसी कंडीशन में जहां मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, जैसे मैंने पहले भी बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कोई भी इनमें साइन हो तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, देन उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो आपने देखा कि इसको हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर 3 आ गया। इसका ऑर्डर फाइंड करना है। आप देख रहे हैं इसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, तो आपने देखा इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी वो होगा 1/1। आपने सबसे पहले सारे क्वेश्चंस का ऑर्डर फाइंड करना है, लास्ट पे आपने इसका कंक्लूजन फाइंड करना है। ये ना हो कि आप साथ ही कंक्लूजन की तरफ भी जाते जाएं और आपके कुछ वैल्यूज मिस हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं डी है, इसमें आपने रो देखनी है, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो आपने देखा इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो आपके पास 1 है, नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 है। तो जैसे आपने देखा इसका ऑर्डर वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, तो वो आपने देख लिया 1/2 होगा, ये इसका ऑर्डर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो भी आप देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज कितनी, आपने देखा इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो अब हम आपकी प्रैक्टिस कुछ हो गई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम इसका डायरेक्ट ऑर्डर लिखेंगे। तो मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ ई क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई, तो वो आप यकीनन बता देंगे 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो 2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एफ वाला आ गया, आप देख रहे हैं इसमें भी आप डायरेक्ट ऑर्डर फाइंड करेंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली ऑर्डर फाइंड करने की। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी रोज है, 1 2, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसमें भी आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ इज इक्वल 2/1, ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मैट्रिसेस के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो पहले आप उन्हें सॉल्व करेंगे, देन जो है आप उसको क्या करेंगे, उसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस हो रहा है, तो पहले हम इन्हें माइनस करेंगे, लाइक 3 - 1 2 आ जाएगा, 3 + 3 ये 6 हो जाएगा। आपने देखा हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन जो थे उन्हें बाकायदा तौर पर सॉल्व कर दिया। अब इसका ऑर्डर फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो आपने देखा इसके अंदर 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो हम यहां पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जी वो 2/1। उसकी वजह क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए एच में, आप देख रहे हैं इसमें भी जैसे कि आपको समझ आ चुकी है कि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका भी हम डायरेक्ट ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H, इसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये आपने देखा इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कंक्लूजन आपने पहले नहीं निकालना कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है, जब तक कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता, फैसला करना कबल वक्त होगा। आइए आगे चलते हैं ई मैट्रिक्स के अंदर। तो आप देख रहे हैं वहां भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अवेलेबल है, तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अब इसका आपने क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, आप हॉरिजेंटली जो है वो रोज को चेक करेंगे, वर्टिकली कॉलम्स को चेक करेंगे, ऑर्डर के बारे में आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखेगा ये इसके अंदर 1 रो है और ये इसके अंदर 1 फर्स्ट कॉलम और ये इसके अंदर सेकंड कॉलम,
तो आपने देखा इसमें रोज जो है वो 1 है, कॉलम जो है वो 2 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई वो होगा 1/2, 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जे है, आप देख रहे हैं जे पार्ट है, उसमें भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स हम सब, जैसे कि मैंने पहले भी आपको नंबर ऑफ टाइम बता दिया कि हम पहले इन्हें सॉल्व करेंगे देन ऑर्डर फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले इसको सॉल्व किए बगैर ऑर्डर फाइंड कर देंगे तो इसमें गलती के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए पहले आप इन्हें सॉल्व करें देन आप इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो 2 + 2 जैसे आप स्टूडेंट जानते हैं कि 4 होगा, 2 + 4 इट बिकम 6, 2 - 2 0 एंड 2 + 2, 2 + 0 इज इक्वल 2। अब ये फिर आपके सामने एक मैट्रिक्स आ गई, आपने इसका दोबारा ऑर्डर फाइंड करना है, जैसे आपने ई का ऑर्डर फाइंड किया, जैसे आपने एच का ऑर्डर फाइंड किया, अब टर्न है आपके पास जे की, तो इसमें भी 2 रोज और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जे जो है वो आपको पता चल गया 2/2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस का ऑर्डर जो है वो फाइंड कर लिया है। अब टर्न है कंक्लूजन की, वो मैट्रिसेस जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज और जिनका ऑर्डर सेम होगा वो इक्वल होगा। तो जैसे आप सारे बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने क्वेश्चन को बाकायदा तौर पे पूरा सॉल्व किया है। आइए इक्वल मैट्रिसेस को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ए का ऑर्डर है आपके पास 1/1 और इसकी एंट्री आपके पास क्या है 3। उसके बाद आप देखें कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1/1 है और उसकी एंट्री जो है उसकी वैल्यू जो है वो 3 है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सी है, इसका ऑर्डर 1/1 है और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी क्या है 3। तो इसका मतलब हो गया ये जो 2 कंडीशन थी, ऑर्डर भी सेम होना, वैल्यूज का भी सेम होना, ये दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो अब आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है मैट्रिक्स सी के। मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स सी की। वजह आपने देखी कि उनका ऑर्डर भी सेम है, उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी सेम। इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की जानिब चलते हैं। आप देख रहे हैं उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है 3, 5 और उसका ऑर्डर क्या है 1/2। अब आपको फाइंड आउट करना होगा और कौन सी मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर 1/2 है और उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 3, 5 है। आइए देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डी पार्ट को, इसका ऑर्डर भी 1/2 है, 1/2। मगर अगर आप देखें तो इसकी फर्स्ट वैल्यू 5 है और सेकंड वैल्यू 3 है। आपके पास फर्स्ट वैल्यू 3 होनी चाहिए, सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। अगर आप देखें तो 2 कंडीशन में एक कंडीशन ट्रू हो रही है और दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स है, यानी ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं। तो आप कह सकते हैं बी इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डी। जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स डी के इक्वल नहीं। और फाइंड करते हैं कोई और मैट्रिक्स मिल जाए। तो जैसे आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आई मैट्रिक्स है, आई, तो आप देख रहे हैं आई का ऑर्डर क्या है 1/2 और इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 3, 5। जैसे आपने देखा बी की भी 3, 5 थी और आई की भी 3, 5 थी, बट मैंने जैसे पहले भी बताया कि डी का ऑर्डर सेम है मगर वैल्यू सेम नहीं, तो वैल्यूज का सेम होना भी जरूरी है। तो कंक्लूजन ये निकला कि बी जो है वो आई के इक्वल होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स ई है, इसका ऑर्डर 2/2 है और इसकी वैल्यूज है 4, 6, 0, 2। अब आप एच को देख रहे हैं, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और वैल्यूज है 4, 6, 0, 2, यानी ई और एच का ऑर्डर भी सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं जे के ऊपर। आप देख रहे हैं जे की वैल्यूज भी 4, 6, 0, 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। अगर आप देखें मैट्रिक्स ई, मैट्रिक्स एच और मैट्रिक्स जे, तीनों का ऑर्डर भी सेम है और तीनों की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। तो इसका भी कंक्लूजन ये होगा कि मैट्रिक्स ई इक्वल होगी मैट्रिक्स एच के और वो इक्वल होगी मैट्रिक्स जे के। ये स्टूडेंट्स आप कंक्लूजन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं एफ है, तो एफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ जो है वो आपके पास 2/1 है और इसकी एंट्रीज आपके पास 2, 6 है। अब हम देखते हैं कोई और वैल्यू मिल जाए। जैसे आप देख रहे हैं ये जी,
तो इसका ऑर्डर आपके पास क्या है 2/1 और इसकी एंट्रीज क्या है 2 6। तो आपने देखा इन दोनों का ऑर्डर भी सेम है, इनकी वैल्यूज भी सेम है, तो मैट्रिक्स F जो है वो G के इक्वल होगा। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपने देखा हमने इस क्वेश्चन में सीखा कि सबसे पहले हम इनका ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर फाइंड करने के बाद फिर हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। कंक्लूजन में जरूरी यह है कि इनका ऑर्डर भी सेम होना और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होना। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, वैल्यू सेम नहीं होंगी, वो इक्वल नहीं होंगी। वो मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर भी सेम होगा और जिनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी, वही इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन 2 की भी इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, D which satisfy the condition। क्या है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है और आपने वैल्यू ऑफ A, वैल्यू ऑफ B, वैल्यू ऑफ C, वैल्यू ऑफ D फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा आसान काम होगा। मैं आपको बड़े सादा लफ्जों में बता देता हूं। इस मैट्रिक्स के अंदर 4 वैल्यूज हैं। अच्छा, मैं इसको फर्स्ट टर्म बोलूंगा, इसको सेकेंड टर्म बोलूंगा, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। सेम एज जैसे इसी ऑर्डर को मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करूंगा, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जैसे मैंने आपके सामने इसको फर्स्ट बोला, इसको सेकेंड बोला, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, तो इसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। जो आप वैल्यूज का ऑर्डर यहां सेट करेंगे वो आपको दूसरी मैट्रिक्स के अंदर भी सेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इसको सेकेंड टर्म कंसीडर करेंगे, बेटे इसको थर्ड टर्म कंसीडर करेंगे, इसको फोर्थ टर्म करेंगे। इसी तरह इसी मैट्रिक्स के अंदर हम इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे, इसको सेकेंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म। तो आप देख रहे हैं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म जो है, जो A प्लस C है, वो इक्वल होगी फर्स्ट टर्म के, मींस 0 के। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्रीज सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्रीज के इक्वल होगी। उसकी वजह क्या है, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल। तो आप इस स्टूडेंट्स इसको लेबल कर लेंगे इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड एंट्री है आपके पास C-1 और वो इक्वल हो जाएगी, जैसे सेकंड एंट्री किसके इक्वल होगी, सेकंड एंट्री के, और आप उसको लेबल कर लेंगे इक्वेशन 2। इसके बाद थर्ड एंट्री थर्ड के इक्वल होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं A प्लस 2B वो इक्वल हो जाएगा -7 के, और आप इसे लेबल करेंगे इक्वेशन 3। इसके बाद आप देख रहे हैं कि फोर्थ एंट्री हमारे पास, लास्ट एंट्री जो है वो रह गई है, वो इक्वल हो जाएगी लास्ट एंट्री के, यानी फोर्थ टर्म के। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपके सामने चारों वैल्यूज को लिख लिया। अब आपने इनको सॉल्व करना है, A, B, C, D का आंसर फाइंड करना है। आपने देखना है इन चारों इक्वेशन में एक वेरिएबल किस इक्वेशन में, जिसमें एक वेरिएबल होगा उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। अब देखिए इसके अंदर 2 वेरिएबल है, लाइक A, C, इसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। अब देख रहे हैं इसके अंदर एक वेरिएबल है C, इसको सॉल्व करना आसान होगा। इसके अंदर 2 वेरिएबल है A, B, इसे सॉल्व करना मुश्किल होगा। इसके अंदर एक वेरिएबल है, भाई एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं। जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि 2 वेरिएबल है, नहीं एक वेरिएबल, जैसे देखें ये कौन सा वेरिएबल है, D, तो ये कौन सा है, D, तो आपको कहेंगे इसमें 2 दफा 2 वेरिएबल नहीं, 2 दफा लिखा है वेरिएबल, एक वेरिएबल 2 दफा लिखा है, तो ये एक वेरिएबल होगा। जैसे मैंने बताया कि सिंगल वेरिएबल को पहले सॉल्व करना आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो आपको हम क्वेश्चन जो इक्वेशन 2 है उसको सबसे पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं C-1 इज इक्वल 3। तो आप देख रहे हैं C को आपने फाइंड आउट करना है। ये -1 है, इस तरफ आकर राइट साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं सादा लफ्ज में बताऊं तो -1 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो सारी बात है वो अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा।
माइनस होगा तो इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 3 में 1 प्लस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। 3 में 1 प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 4। ये वैल्यू ऑफ सी आपने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद मैंने जैसे पहले कहा था कि जिसमें एक वेरिएबल है पहले आप उसको सॉल्व करें, तो इसमें एक वेरिएबल था और दूसरा किसमें था, इसमें था, तो हम इसको सॉल्व करने लगे। आप देख रहे हैं 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d। अब आपके पास लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी, आप देख रहे हैं यहां पे d 4 है यानी, और यहां पे d कितने हैं 2। अब मैं आपसे पूछूंगा d किस साइड पर ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे 4d है और राइट साइड पे क्या है 2d। तो आप क्या करें, d को एक साइड पर कर दें यानी लेफ्ट साइड पर हम इसको भेजेंगे। उसकी वजह क्या है कि लेफ्ट साइड पे d है ज्यादा और ये d आपके पास कम है, तो हम इसको शिफ्ट कर देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये 2d प्लस था इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा, और आप इस 6 को देख रहे हैं ये माइनस है। जब आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो ये माइनस से यहां आकर अल्टरनेट फंक्शन परफॉर्म करेगा यानी -2 प्लस हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स को माइनस भी माशाल्लाह करना आता होगा। 4d में से हम 2d माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2d और ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको d का आंसर फाइंड करना है। ये 2 मल्टीप्लाई है यहां पर, तो राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो d का आंसर आपके पास आ गया 3। आपने देखा कि हमने क्या किया, जो छोटा d था उसको शिफ्ट कर दिया, मूव कर दिया बड़े की जानिब, और जो विद कांस्टेंट था आपके पास उसको आपने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो जिससे आपका d का आंसर आ गया 3। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करना, तो सिंगल वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन थी, दोनों सॉल्व हो गई। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं रह गई कि आप सिंगल वेरिएबल को सॉल्व करें, तो अब आप 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करना। तो आइए इक्वेशन 1 को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। a प्लस सी इक्वल 0। आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि वेरिएबल आपस में कभी भी प्लस नहीं हो सकते, यानी a c के अंदर प्लस नहीं हो सकता। अच्छा, आपके पास या तो वैल्यू ऑफ a होनी चाहिए या वैल्यू ऑफ c होनी चाहिए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हमारे पास वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ c अवेलेबल है, तो हम वैल्यू ऑफ c इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट से पूछना चाहता हूं वैल्यू ऑफ c आपके पास क्या होगी, तो यकीनन आपका जवाब होगा 4। तो आप c को रिप्लेस कर देंगे उससे, उसकी वैल्यू से, तो आपने c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 4। अब आप देख रहे हैं a और 4 ये दोनों भी प्लस नहीं हो सकते। क्यों नहीं प्लस हो सकते, आपको पता है कि ये वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट। वेरिएबल वेरिएबल में ऐड हो सकता है, कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो सकता है। याद रहे, वेरिएबल वेरिएबल में कब ऐड होगा, जब दोनों सेम हो, यानी a में प्लस हो सकता है, a b में प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना। आप देख रहे हैं a का आंसर फाइंड करना है, ये 4 प्लस है। अगर आप इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपने देखा कि a का आंसर भी हमारे पास -4 आ गया। इसी तरह हमारे पास एक लास्ट इक्वेशन बच गई है, थर्ड, उसको हम लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल -7। अब आपके पास a और b 2 वेरिएबल है, इनमें आपके पास एक वेरिएबल का आंसर होगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं हमारे पास a का आंसर अवेलेबल है, तो आप a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपके पास है -4, तो अब आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएबल वेरिएबल में ऐड होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट में। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, 2 चीजें हैं और इसमें एक है, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सादा लफ्ज़ों में बताऊं तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। आपको इस 4 को मूव करना होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये 4 इधर माइनस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -7 और ये 4 माइनस इधर आके क्या हो गया, प्लस। अब सभी स्टूडेंट माशाल्लाह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना बखूबी जानते हैं। -7 और +4 इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3। -4 प्लस -7 + 4 सॉल्व करने से -3 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसको बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। बी का आंसर फाइंड करना है। आप लोग देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाई है, इसको हम राइट साइड पर आकर डिवाइड कर देंगे।
तो ये बी का आंसर आ गया। इसको यहां तक भी सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको डिवाइड करेंगे, -3 डिवाइडेड बाय 2 -1.5। तो स्टूडेंट्स ये बी का आंसर आ गया। आपने देखा कि मैंने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल करना है, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के। उसके बाद सिंगल वेरिएबल्स को पहले आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे आपने इसमें ये सिंगल वेरिएबल था, इसको सॉल्व किया, ये इक्वेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल था उसको सॉल्व किया। उसके बाद फिर इक्वेशन 1 आपने सॉल्व की, उसमें ए की वैल्यू पुट की तो सॉरी सी की वैल्यू पुट की तो ए का आंसर आ गया। उसके बाद ये लास्ट इक्वेशन थी, उसमें ए की वैल्यू पुट की और सॉल्व करने के बाद बी का आंसर आ गया। ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 जो है वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।